जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। यार, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप अंत तक देखना ज़रूर। एक क्वेश्चन मेरे से हमेशा से पूछा आ रहा है जब से मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन करी है कि आपने सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर की नौकरी क्यों छोड़ी है। और लोग अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, अपने अपने तरीके से पूछ रहे हैं, जिनका जो सोचने का तरीका है वो उस हिसाब से पूछ रहा है। और ज़रूरी भी है मैंने क्यों छोड़ी, क्योंकि काफ़ी लोगों के मम्मी पापा भी कंसर्न में होंगे। यार, सोलंकी की वीडियो हम लोग देखते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। सोलंकी के साथ में हमारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे और हम भी उनकी वीडियो देखते थे। तो सोलंकी ने सीआरपीएफ ऐसा ही क्यों छोड़ी, कहीं इसमें हमारे बच्चों भी वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं सीआरपीएफ में। तो मैं उन सारे पेरेंट्स के लिए, उन मेरे सारे चाहने वालों के लिए ये बात आज बता देना चाहता हूँ। मेरा मन था नहीं कि इस टॉपिक में कोई वीडियो बनाऊँगा, बट इतने सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, मेरे को लगा कि यार बता देना चाहिए अब। देखिए यार, सबके अपनी लाइफ के अपने अपने रीज़न होते हैं और सबके रीज़न उसकी सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। ठीक है। सीआरपीएफ दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स। 3.5 लाख एक्टिव पर्सनल उसके अंदर काम कर रहे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स होने के साथ में दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। और भारत सरकार की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। सैलरी सबसे ज़्यादा है, सारे एसआई से सबसे ज़्यादा सैलरी सीआरपीएफ में है। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, ऑल इंडिया सर्विस है तो ऑल इंडिया में आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्यों छोड़ दी भाई, जब आप सब इंस्पेक्टर थे तो क्यों छोड़ दी। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, हर किसी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया, कई बार आया कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्या मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं ये गलती कर दूँ, कैसे तुमने ये सब कर लिया। और चलो, उससे पहले आप मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए आगे बढ़ने से पहले। और ये वीडियो पूरा देखना, जब अगर पूरा बीच में छोड़ दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। और बहुत ज़रूरी वीडियो है एसएससी सीपीओ एस्पिरेंट के लिए और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एस्पिरेंट के लिए, और जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। बाकी सबको ये इसमें जवाब मिल जाएंगे, सारे पेरेंट्स को जवाब मिल जाएंगे, सारे मेरे फॉलोवर्स को जवाब मिल जाएंगे, मेरे यूट्यूब में जितने लोग हैं उनको जवाब मिल जाएंगे। जो लोग आगे सीआरपीएफ ज्वाइन करेगा या वो ये वीडियो जरूर से गो थ्रू होगा तो सबको उनके जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि देखो यार, सबकी लाइफ के अपने अपने रीज़न होते हैं। तो ऐसा है नहीं कि मैं सीआरपीएफ को बहुत ज़्यादा ऐसा बोलूँगा कि नहीं सीआरपीएफ अच्छी नहीं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। सीआरपीएफ बहुत अच्छी जॉब है। इवन तो मेरी ये एकदम फ्रेश ज्वाइनिंग होती कि मेरा सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया, मैं ट्रेनिंग पे हूँ, उसके बाद मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन हो गया, मैं 110% नहीं जाता। मैं एक रैंक को छोड़ के नहीं जाता भाई। रैंक रैंक होती है, रैंक रैंक होती है। ठीक है। कांस्टेबल, जो कांस्टेबल 25-30 साल की सर्विस बाद सब इंस्पेक्टर बनेगा, वो मैं अभी एट द यंग एज में हूँ मैं। हाँ, मतलब 40-45 साल के हेड कांस्टेबल एएसआई मेरे को सैल्यूट मार रहे हैं, कितना प्राइड फीलिंग होती है वो। फिर उसके बाद ये सब मैंने कैसे कर लिया, तो इसका मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन वो डिस्कस करना चाहूँगा जो आप लोग पूछ रहे हैं, शायद तो जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो इतने सारे कमेंट्स, कुछ अच्छे हैं कुछ बेकार थे, देखकर बड़ा अच्छा लगा, कई बार काफ़ी बुरा लगा। तो जब क्वेश्चन ये थे कि भाई क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इज़ बेटर देन सीआरपीएफ, ऐसा ही। दूसरा क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, रैंक क्यों छोड़ दी। तीसरा क्वेश्चन, ट्रेनिंग ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी फिर भी सीआरपीएफ छोड़कर कांस्टेबल बन गए। फिर अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि सीआरपीएफ में नौकरी करना बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल भाई, बच्चों का खेल बिल्कुल, सीआरपीएफ में नौकरी करना बिल्कुल बच्चों का खेल नहीं है। क्योंकि उसका मिनिमम आपको 20 साल आपकी एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो एसआई के लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आया, तुम्हें रिस्क किससे डर लगता है इसलिए तुम सीआरपीएफ छोड़ दी। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि तुम्हें ऊपरी कमाई करनी है इसलिए तुमने पुलिस ज्वाइन कर ली है। मतलब पुलिस काम करना मतलब ऊपरी कमाई। हाँ, ये ऐसा तुम सोचते हो। आज इंडिया के अंदर 1 लाख पुलिस दिल्ली में काम कर रही है, एमपी यूपी हर स्टेट की लाखों की संख्या में पुलिस है। तो भाई पुलिस की नौकरी इंसान इसलिए ज्वाइन करता है क्या। हाँ, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो। उसके बाद तुमसे बोलते हैं कि तुम तो बोलते थे कि सीआरपीएफ वैसा ही बहुत बढ़िया नौकरी है, हमेशा मोटिवेट करते थे बच्चों को, तुम कभी मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, केस जीत गया तब भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो फिर क्यों छोड़ दी, डर गए। और फिर डरपोक निकले तुम, इसलिए तुमने सीआरपीएफ ऐसा ही छोड़ दी। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, ऐसे इससे और भी बेकार से कमेंट आ रहे थे, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो यार, अब मैं इनके सबके जवाब देना चाहता हूँ। उससे पहले आप थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए, क्योंकि कोई भी उठपटांग कमेंट कर देता है, वो मेरे को 1-2% भी नहीं जानता मेरे बारे में। उसके बाद बस ऐसे ही देखा ऊपर से, अरे कुछ भी लिख दिया भाग गया।
तो पहले मेरे बारे में जानना आपको ज़रूरी है। देखिए यार, मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ है, जिसकी आबादी 7,500 7,700 तो बहुत बड़ी बात है, 750 से 800 के बीच में आबादी है उसकी। और वो छोटा सा गांव है, भोपाल से 40 किलोमीटर से की दूरी पर है, रायसेन ज़िले में है। रायसेन ज़िले के भोजपुर एक वर्ल्ड फेमस टेम्पल के जस्ट पीछे मेरा गांव है। लेकिन गांव में 2018 तक रोड नहीं थी बिल्कुल, तो हमारी पढ़ाई बहुत मुश्किल तरीके से हुई है। जो खेत वाला कच्चा रास्ता था पगडंडी वाला, तो 2000 बॉर्न हूँ मैं, और पगडंडी वाला रास्ता था, तो उससे जाके हम लोग की पढ़ाई हुई है। तो हमारे पैर कभी कभी पूरे आधे पैर खप जाते थे रास्ते में जब जाते थे, और इतना ख़राब रास्ता, मतलब यार नॉर्मल चलना बहुत मुश्किल हो जाता था। और ऊपर से फिर 5 किलोमीटर रोड, मेन रोड तक आना, फिर पैदल 5 किलोमीटर वापस आना था, रोज़ 10 किलोमीटर पैदल आना जाना होता था। ऊपर से फिर 10-15 किलोमीटर उसमें बस में बैठ के जाओ, फिर स्कूल जाके पहुँचते थे कहीं। और इस तरीके से पढ़ाई हुई है हमारी। और पढ़ाई में स्टूडेंट हमेशा से अच्छा था, मतलब बहुत मेहनत करता था मैं पढ़ने में, मैं मतलब अच्छा था, मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो 12th में मेरे बहुत अच्छे परसेंट रहे हैं, मेरे मैथ में मेरे 92 नंबर थे, केमिस्ट्री में 90 नंबर, हिंदी में 88 कुछ नंबर, और टोटल मेरा 85+ % था। इंग्लिश में 76, और फिजिक्स में भी ऐसे कुछ नंबर थे, तो अच्छा था, मतलब स्टूडेंट अच्छा था। 10th में भी मेरे मैथ में 94 नंबर थे, तो मतलब पढ़ने में ठीक ठाक था मैं, मतलब मेरा एक जुनून था, मेरे को पढ़ाई करनी है। तो एक थोड़ा मतलब ये, अब ऐसा नहीं कि बंदा पढ़ाई अच्छा कर रहा है तो वो एकदम, देखो पढ़ाई इंसान को ये दिखाती है कि वो मेहनत करता है नहीं करता है। देखो जो इंसान टॉप कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो बहुत ज़्यादा मेहनती आदमी है, उसको जीवन में कुछ करना है, इसलिए वो आज मेहनत कर रहा है। अब कोई लड़का नहीं पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं, मतलब पढ़ा लिखा आदमी जरूरी नहीं बहुत मेहनती हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेहनती होता है, उसको आगे कुछ करना है, उसके सपने, इसलिए वो मेहनत कर रहा है। और एक छोटे से गांव से पढ़ना जहाँ पे रोड नहीं 2018 तक, ठीक है, उस गांव में पढ़ना, उसका माहौल क्या होगा भाई। उस गांव में आज तक कोई पुलिस में नहीं है, कोई पुलिस में नहीं है, 1-2 टीचर हैं, उसके अलावा 20-25 साल बाद कोई सरकारी स्कूल नौकरी लगा है वो मैं हूँ, ठीक है। और तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई हुई है, बहुत सारे स्कूल बदलने पड़ गए हैं क्योंकि एक जगह सेटल हो ही नहीं पाते थे कभी। और फिर जैसे ही मेरा स्कूल हुआ, उसके बाद फिर मेरा मन में था यार मेरे को फौज ज्वाइन करनी है, दिमाग में एक चीज़ चलती रहती थी, वो भी फौज में, बस एयरफोर्स का मेरा सपना था। उसके अलावा मेरा ऐसा कोई था नहीं कि मेरे को आर्मी जाना, नहीं भी जाना, बस मेरे को एयरफोर्स के अलावा मेरे को कोई दिखता नहीं था। तो इसके लिए मैंने मेहनत भी करी काफ़ी। अब क्या हुआ भाई, अब एक्सपोजर कुछ था नहीं तो पता भी नहीं था चीज़ें के बारे में। फिर जब यहाँ से बाहर निकले पढ़ने के लिए, अब पढ़ने के लिए ऑप्शन यही था कि भोपाल में जाके पढ़ सकते हो आप, और भोपाल भी 40 किलोमीटर दूर था, तो 1 साल तो भोपाल घर से ही अप डाउन करा। वो भी बहुत मुश्किल था, पापा ने जैसे वहाँ पे गाड़ी मारी थी, गाड़ी से जाते थे, फिर रोड बन गया था, गाड़ी से जाने लगे, फिर उसके बाद फिर वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते थे, फिर बस से जाते थे, और फिर बस भी 10 किलोमीटर गाड़ी से मेन रोड जाते थे, फिर वहाँ से 30 बस से जाते थे। तो ऐसे इस तरीके से हमारी कॉलेज भी हुई। तो कॉलेज में क्या हुआ यार, मेरे साथ में अच्छी किस्मत मेरी ये थी कि एक हामिद नाम का लड़का था, लवनीत नाम का लड़का था, ये दोनों एनसीसी ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे, और इनसे मेरे को पता चला कि यार एनसीसी की सिलेक्शन हो रही, तो इनके साथ में मैं भी चला गया। और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, एनसीसी वाला डे। एनसीसी ने मेरी लाइफ बदली है, जितना भी मैंने अभी गेन करा है, जो भी मेरे पास में है, वो सब एनसीसी की देन है। जो भी मेरे पास एक्सपोजर है वो पूरा एनसीसी की देन है। अगर एनसीसी मेरी लाइफ में नहीं होती तो शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाता अपने जीवन में, और शायद आप मुझे सुन भी नहीं रहे होते आज। तो एनसीसी ज्वाइन कर ली। उसके बाद एनसीसी में अब कैंप होते हैं, जो नेशनल कैंप होता है, अगर नेशनल कैंप कोई करता है तो वो इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर ही लेता है बेहतर। तो आरडीसी एक ऐसा कैंप होता है जो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस कैंप होता है एनसीसी का। जो कोई एनसीसी वाले कैडेट हो वहाँ पे कमेंट में बताना आपने कौन सा कैंप करा अपनी ज़िंदगी में, और एनसीसी में क्या आपके अचीवमेंट रहे, और आप कोई जॉब में कर रहे हो, कौन सी जॉब में नौकरी करने वाले हो। तो एनसीसी में आरडीसी कैंप करा, पूरा 6-7 महीने का उसका प्रोसेस होता है, वो करा। तो वहाँ पे अब दिल्ली में रहे, तो दिल्ली में वहाँ पे रहे तो भाई प्रधानमंत्री को देखने का मौका मिला, इतना भाई इतनी पास से, तो एक वो बहुत चक्का वाला मोमेंट था मेरे लिए। तो प्रेसिडेंट को देखने को मौका मिला। उसके बाद फिर अपने डिफेंस मिनिस्टर, तीनों हेड ऑफ द डिफेंस, जो भी नेवी एडमिरल हो गए, एयर चीफ हो गए, और उसके बाद आर्मी जनरल हो गए, इनसे पर्सनल मीटिंग हुई, तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी एक्सपोजर था। और इस जर्नी में जो साथ वाले लड़के थे भाई, उनका माइंड अच्छा था, उनको सपने थे, उनकी बातें होती, डिस्कशन होता था, एक्सपोजर हुआ, कुछ कुल मिला के एक्सपोजर हुआ। आगे सोचने की हिम्मत आई है, चीज़ें बियॉन्ड द थिंग सोचने लगे। उसके बाद 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल में सिलेक्शन हुआ,
तो वहाँ पे एक राजपथ चलने का मौका मिला है। तो वो ज़िंदगी का ऐसा मोमेंट था जब आप राजपथ पे खड़े 26 जनवरी के दिन, एकदम पूरा माहौल ऐसा बना हुआ, भाई रोंगटे काँप रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं एकदम बिल्कुल, पैर काँप रहे हैं, इतना ऐसा समारोह। योगेंद्र सिंह यादव से आप हाथ मिला रहे हो, उनके साथ में खड़े हो, बड़े बड़े ऑफिसर आगे वहाँ पे भाग रहे हैं इधर उधर। तो ऐसा मूवमेंट था यार, मतलब बता नहीं सकता, इतना लाइफ का इतना प्रेस्टिजियस मूवमेंट था उस दिन, इतना एक्सपोजर मिला। प्राइम मिनिस्टर अपने घर पे हमें इनवाइट कर रहे हैं, उनके साथ लंच हो रहा है, प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंट हाउस इनवाइट कर रहे हैं, उनके साथ डिनर हो रहा है। तो ये लाइफ के ऐसे एक्सपोजर थे जो आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। एक छोटा सा गाँव जिसकी आबादी 750 है, वहाँ से एक लड़का निकलता है जिसके पास इतने बड़े एक्सपोजर है, वो एक अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद वो भी सरकारी स्कूल से पढ़ा, मैं पूरा अपना सरकारी स्कूल से पढ़ के इतना सब सोच ही नहीं था इतना सब कुछ करने का मौका मिलेगा। हुआ ये सब, वापिस आए, कोविड लगा, कोविड के टाइम में पढ़ाई वढ़ाई अपनी बस अभी जब ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अपनी साथ में पढ़ाई कर रहा था, मैं लगातार पढ़ाई कर रहा था अपनी, ठीक है। तो एनसीसी भी वहाँ पे कंप्लीट हो गई 3 साल की, 17 में एनसीसी ज्वाइन करी, एनसीसी कंप्लीट हो गई, पढ़ाई कर रहा था। कोविड लग गया, कोविड में भाई शिद्दत से मेहनत करी कोविड के टाइम में। और फिर अक्टूबर के महीने में वही बड़ी मम्मी ने, अब गांव में क्या होता है, छोटे छोटे गांव की हर गांव की कहानी है इंडिया के अंदर, मैक्सिमम आबादी गांव में रहती है। और गांव के अंदर क्या होता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो आपका पड़ोसी आपसे सबसे ज़्यादा जलता है, चाहे पड़ोसी आपका बड़े पापा हो, बड़ी मम्मी हो, दूसरे पड़ोसी हो, कोई भी हो, मतलब वो इतनी ज़्यादा जलापन रखता है कि वो जानबूझ के आपका नाम ऐसी जगह पर इन्वॉल्व कराने की कोशिश करता है कि आप जीवन में कुछ कर ना पाओ, ठीक है। आज ये हज़ारों लोगों के कमेंट ऐसे आ चुके हैं मेरे पे, कई लोगों से मेरी बात हो गई है जिनके ऊपर एफआईआर हो रखी है, उनके घर वालों ने कर रखे है, रिश्तेदारों ने कर रखा है, पड़ोसियों ने कर रखा है, कभी जमीनी विवाद में, कभी किसी में, कभी लड़ाई झगड़े में झूठा नाम इन्वॉल्व कर देते हैं। और आज भारत के अंदर ये इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं कि बता नहीं सकता। उनको लगता है कि एफआईआर कर दी, अब तो इसका कुछ कर ही नहीं सकता यही कैरियर में। उनने भी यही मनसा से मेरी एफआईआर कर दी थी, और वो 10 दिन के अंदर पूरा मैटर खत्म हो गया। उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जब मेरा नाम घसीट दिया उसके अंदर। अब वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट था यार, अब इतना बढ़िया मेरा करियर चल रहा था, मेरे को मालूम था मैं भाई अफसर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं बन जाऊँगा आगे चल के, मेरे साथ के सारे दोस्त लग रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा भी हो जाएगा। मेरे अंदर ये मोटिवेशन था, मैं उसके लिए मेहनत भी कर रहा था। एफआईआर कर दी वहाँ पे, तो फिर उसमें पूरा चलो 1 महीने के अंदर वो सब सेटल डाउन हो गया, पूरा इक्विटल हो गया, उसमें खत्म हो गया सब मामला वहाँ पे। और उसके बाद भैया दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया, सीपीओ एग्ज़ाम था। उस टाइम पे मैं इतना जुनून था फौज का कि मैंने सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम नहीं दिया उस टाइम पे 2020 में, उसका अक्टूबर के टाइम पे एग्ज़ाम था। तो फिर मेरा, और यहाँ मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन भी हुआ था XY ग्रुप में, और कोविड के टाइम पे वो वैकेंसी वो अग्निवीर के चक्कर में सब कैंसिल कर दिया था उस टाइम पे। तो मेरा भी सिलेक्शन हो रखा था एयरफोर्स, मेरा सपना पूरा हो रहा था कहीं ना कहीं एयरफोर्स ज्वाइन करने का। मेरा फिर अंदर से था कि अंदर जाके फिर ऑफिसर की तैयारी करूँगा। तो चलो ठीक है, ये फिर वो कहानी अलग हो गई। फिर चलो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ, फिजिकल के लिए दिन रात मेहनत करी, 5-25 में फिजिकल मारा, जुलाई में फिजिकल हो गया। फिर अपने उसके बाद अपनी पढ़ाई करने लगे कि भाई चलो SSB है, ये SSB देना है, CDS का एग्ज़ाम देना है, एप्टीट्यूड एग्ज़ाम है, CDS है, CHSL है, SSC CGL है और CPO है, ये सारे एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना है। तो भाई कर रहे हैं तैयारी, और लकीली CDS एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो रहा है। तो SSB दे रहा, सब कुछ बेहतर चल रहा है लाइफ में, बिल्कुल सब कुछ एकदम बिल्कुल जो सोचा था वो बेहतर चल रहा है। फिर दिल्ली पुलिस में ज्वाइनिंग हो गई, और वो अटेस्टेशन फॉर्म भराया एक, जो मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ। उसमें अब एफआईआर थी, और कायदे में बतानी चाहिए, उसकी अंडरटेकिंग में साफ साफ लिखा रहता है कि अगर आपने के ऊपर कोई एफआईआर है, आपने बताया नहीं, तो हम आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। सब कुछ, और उस दिन सैटरडे का दिन था, और इतना बड़ा फॉर्म, उसकी 5-6 कॉपी करानी है, एकदम सब दौड़म भागी में काम कर रहे थे वहाँ पे। तो क्या हुआ कि अब मैंने पूछा भी किसी से, अब उनको भी नॉलेज नहीं होगा साले, एक तो किसी कांस्टेबल से पूछा था मैंने वहाँ पे, तो उनको भी इतना कोई ज्ञान नहीं होगा इस चीज़ के। उन्होंने कहा भाई एफआईआर खत्म हुई है, मेंशन क्यों करना है, जब खत्म हो गई है तो क्यों मेंशन करना है, क्यों फालतू पंगे लेना है। और भाई अपन को अब कॉन्फिडेंट आ गया, और अब मैं भी कहीं ना कहीं डर रहा था कि पता नहीं यार ज्वाइनिंग देंगे नहीं देंगे, जॉब लगेगी नहीं लगेगी। इतनी मेहनत से सब कुछ करा, पूरा एग्ज़ाम क्वालिफाई करा, फिजिकल निकाला, मेडिकल हुआ, दुनिया भर की प्रोसेस हुई, जब जाके ज्वाइनिंग मिल रही है। और पहली ज्वाइनिंग थी कहीं ना कहीं वो, तो लगा था यार कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी पूरा। तो गलती हो गई भाई, नहीं सब में नो 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 करके आगे बढ़ गए। बताया नहीं कि भाई मेरे ऊपर कभी एफआईआर थी, मेरा कभी चार्जशीट में नाम दाखिल हुआ, कभी नहीं बताया। तो फिर 7 जुलाई को आया भैया, ज्वाइन कर लिया 2022 में मार्च में। 7 जुलाई को लेटर आया, टर्मिनेट हो गए सीधे। अब टर्मिनेट हो गए भाई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट में, और मेरे साथ में 16 और लड़के टर्मिनेट हुए थे, सबकी ही गलती है। तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट में टर्मिनेट हो गए। उसके बाद
भाई अब टर्मिनेट हो गए तो कुछ दिख ही नहीं रहा जीवन में भाई, एकदम बिल्कुल अंधकार से छा गया। समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, ये एकदम बिल्कुल तैयारी नहीं थी मेंटली, इतना कुछ हो गया। डिप्रेशन में पहुंच गए, 1 महीने तो पूरा डिप्रेशन में रहे, खाना नहीं खा रहे हैं भाई। 3-4 किलो का इनकम हो गया ऐसे ही टेंशन में। उसके बाद अंदर से हिम्मत आई कि नहीं भाई ऐसे तू हार नहीं सकता, तू ऐसे रुक नहीं सकता, तू ऐसे या छोटी मोटी प्रॉब्लम कहने को खुद से कह रहा था, छोटी मोटी प्रॉब्लम क्या ही कर लेगी तेरा, तू तो एक। लेकिन ये बहुत बड़ा भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ा सदमा था ये टर्मिनेट होना, क्योंकि अब आगे ये भी नहीं मालूम था कि तैयारी करूँगा दूसरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, तो हो गया टर्मिनेट। उसके बाद फिर तैयारी चालू कर दी हिम्मत करके, हिम्मत जुटा के। 1.5 साल तक घर नहीं गया, मतलब 1.5 साल 1 साल तक घर नहीं गया मैं, जब 7 जुलाई से टर्मिनेट हुआ था तब से। और क्योंकि भाई हिम्मत नहीं हो रही थी किसी को बताने की, किसी को बताया तक नहीं। 1 साल तक बिल्कुल अकेले एकदम बिल्कुल कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, रूम ले लिया, वो भोपाल में ही वहीं रह रहा हूँ, वहीं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। इधर केस चल रहा है, अप्लाई कर दिया केस में, केस केट से केस हार गए यार, केट से केस हार गए तो और टेंशन एकदम बिल्कुल, कितना मैं रोया हूँ उस टाइम पे मैं बता नहीं सकता आपको। केट से केस हार गए, इधर सीपीओ का प्रोसेस चल रहा है, हम इधर फिर लकली फिर 20 दिन बाद हाई कोर्ट में हेयरिंग अप्लाई करा, हाई कोर्ट में हेयरिंग थी, वो पहली हेयरिंग में हाई कोर्ट से हमारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया। मार्च में 10 मार्च को जजमेंट आ गया हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट से केस जीत गए। अब हाई कोर्ट से केस जीते तो भाई इतना बेहतरीन जजमेंट था वो कि उसके ऊपर लड़के दूसरे लड़के यूज़ करने लगे जो टर्मिनेट थे, तो डिपार्टमेंट को लगा इसको चैलेंज करना चाहिए, नहीं तो ऐसा नुकसान होगा। तो भाई डिपार्टमेंट आगे चला गया। अब इधर सीपीओ का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एग्जाम, फिजिकल, मेंस, मेडिकल भी इतना मेरे को रीमेडिकल दे दिया 5 किलो ओवरवेट में। अब मेरे को भाई किसी भी हाल में जॉब चाहिए, क्योंकि मेरे पे नौकरी नहीं है, मैं तो भाई मैं वैसे ही डिप्रेशन में चल रहा हूँ इतने दिनों से। आप यकीन नहीं मानोगे 36 घंटे में 5 किलो इनकम कर दिया मैंने। आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो डली देख लेना जाके। रात के 11 बजे से दौड़ना चालू करा, रात के 4 बजे तक लेजिक की टैबलेट खाई, पूरा जितना भी वाटर सोल्यूबल फैट था पूरा गिरा डाला, कुछ ना खाया ना कुछ पिया, इलेक्ट्रोल लगा कुछ पिया नहीं 36 घंटे तक। 5 किलो वजन गिर गया मेरा भाई। कमांडेंट हैरान हो गया भाई इसने क्या करके आया है ये 5 दिन में कैसे ओवर 1 दिन में कैसे ओवर इतना वजन कम कर लिया 36 घंटे में। तो अब ये चीज़ से आप ये समझ लो बंदे के अंदर कितना डेडिकेशन है, इतनी टेंशन में। अब भाई नहीं तो मेरे यहाँ पर कोई और होता तो चाची को अलग वो गरिया था, सुसाइड करने की नौबत आ गई थी भाई। इतना मतलब इंसान इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब उसके अलावा फिर बट मेंटली अब समझ सकते हो यार कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा ये बंदा। अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ किस सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ। हो गया भाई। अब सीआरपीएफ गया, अब ये इधर केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, ऐसा था कि अब भाई अब सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दी केस तो खत्म होते नहीं है। और हमारा जुडिशियल सिस्टम सब जानते हैं भाई, अब कितना एक छोटे छोटे निर्भया केस को खत्म होने में 8-10 साल लग गए। तो इतना बड़ा केस जो कि सबको पूरा पब्लिक में था और सारे सबूत गवाह दुनिया भर की चीज थे, फिर भी 8 साल लग गया। तो मैं तो ये मान रहा था कि भाई मेरा 3-4 साल तो केस चलना है। तो अब उसके हिसाब से मैंने ज्वाइन कर लिया भाई, सारी चीज़ हो गई। अब ज्वाइन कर लिया, अब सीआरपीएफ ज्वाइन करा तो सीआरपीएफ में भी मेरा एनसीआरबी में नाम आ गया। सीआरपीएफ ने मेरे को वहाँ से वापस भेज दिया। अब मेरे को लगा भाई यहाँ से भी गए, वो नौकरी भी गई, ये नौकरी भी गई। अब दिल्ली पुलिस ज्वाइन करा, दिल्ली पुलिस ने एडमिट करके भेज दिया। सीआरपीएफ ने ज्वाइन करा, सीआरपीएफ में एनसीआरबी में नाम आया, सीआरपीएफ ने वापस भेज दिया। अब ट्रेनिंग सेंटर से बाहर वापस आना सबसे बेकार, जिंदगी का सबसे बेकार एक्सपीरियंस है। भगवान ना करे किसी के साथ में हो ये कि ज्वाइनिंग के लिए चले गए और वहाँ से तुम्हें वापस भेज दिया। दुनिया का सबसे बेकार एक्सपीरियंस है ये। उसके बाद फिर भाई एनसीआरबी का वो मैटर क्लियर हुआ, बुलाया वापस 1 महीने बाद। तो फिर करा भाई, ज्वाइन करा। अब मैं इतना ज़्यादा पर्सनली हैप्पी नहीं था अपनी ज़िंदगी में कि मेरे को जो करना था वो सारी चीज़ें तो अलग चल रही है, वो पूरा मेरे ड्रीम जो थे वो सब अलग थे भाई, और ये सब अलग हो रहा है अभी भी। तो चलो लकली भाई सब इंस्पेक्टर बन गया। सब इंस्पेक्टर बनने की फीलिंग भी अच्छी थी। जब ट्रेनिंग पे गया तो लग रहा था सब इंस्पेक्टर भाई, ऑब्वियसली 2 स्टार कंधे पे, तो एक फीलिंग अच्छी थी, अच्छी फीलिंग है वो। उसके बाद बन गए भाई, ट्रेनिंग करी 7 महीने की, 7-8 महीने ट्रेनिंग चल रही थी। अब मुझे अनएक्सपेक्टेडली मिड टर्म में घर आया था और केस जीत गया सुप्रीम कोर्ट से। भाई यकीन नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट से कैसे केस जीत गया इतनी जल्दी। कोई भी यकीन नहीं करेगा भाई, तुम 6-7 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कैसे केस जीत सकते हो। हाँ, तो मेरे को आज भी मतलब यकीन नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट से कैसे केस जीत गए हम इतनी जल्दी। तो मेरी अम्मा हैं, अम्मा के हस्बैंड वाइस एडमिरल हैं, उनकी लड़की सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जज हैं, वो एडवोकेट हैं, तो उनने मेरा केस पूरा लड़ा है। और उनकी बदौलत हम ये केस जीते, नहीं तो मुश्किल था भाई। दूसरा कोई वकील होता तब तक हम केट में ही पड़े रहते हैं या फिर हम हाई कोर्ट से भी बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत ये हम लोग इतना केस इतनी जल्दी ख़त्म हुआ है हमारा। तो उनके लिए मैं हमेशा रहूँगा भाई, उनके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और
रिया, एडवोकेट रिया वर्मा उनका नाम है, एडवोकेट राजू जैन, एडवोकेट रिया वर्मा, उनकी बदौलत है कि हम लोग इतनी जल्दी हाई कोर्ट केस से हारा हुआ केस पहली हियरिंग पे हाई कोर्ट से जीते, और हाई कोर्ट के बाद आगे जब केस लेके गए डिपार्टमेंट तो उसको भी हम 6-7 महीने में ख़त्म कर पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट से तुम केस जीत रहे हो, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब तुम इसको यकीन अपने आप को तुम समझ नहीं पाए, तुम्हारे साथ कभी ये चीज़ बीतेगी तो तुम्हें समझ में आ पाएगा ये क्या हो रहा है ये ज़िंदगी में। तो अब जजमेंट ऐसा था कि तुम उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। जजमेंट क्या था पता है आपको? जजमेंट ये था कि तुम्हें पूरा जितना भी जब से तुम टर्मिनेट हो तब से अभी तक की तुम्हें पूरी सैलरी मिलेगी। अब ये सैलरी कितनी हो रही है? हाँ, उसके बाद 3 साल की जब से तुम टर्मिनेट हो तब से अभी तक तो सीनियरिटी मिल रही है। तुम्हारे 2-3 इंक्रीमेंट लग गए, तुम्हारा सैलरी जब तुमने 2100 ग्रेड पे की जॉब तुम्हारी 2400-2500 ग्रेड पे पहुंच गई, और अब ये इंक्रीमेंट लग गए 2-3, उसके बाद सैलरी तुम्हें पूरी मिल रही है। अब तुम ये बताओ किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो 12-13 लाख रुपए छोड़ दे? हाँ, 3 साल की सीनियरिटी छोड़ दे भाई। मेरे अंदर इतना, मेरे और ऊपर से मेरे कर्जे हो रखे हैं, मेरे को अपनी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फीस देनी है, इधर दुनिया भर के कर्जे हो रखे हैं। तो अब मेरे को तो पैसों की जरूरत है ना भाई। हाँ, और मेरे अंदर भाई ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 12-13 लाख रुपए छोड़ दूँ, 3 साल की सीनियरिटी छोड़ दूँ कहीं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अब लोग मेरे से, अब मैं आपकी 1 बाय 1 सारे जवाब देता हूँ। अब बात करते हैं, अब मैंने अपने सारे बता दिया, अब बात करते हैं मैंने सीआरपीएफ क्यों छोड़ दी। तो अब लोग पूछते हैं भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बेहतर है। भाई कोई भी एसआई, कोई भी कांस्टेबल किसी भी एसआई से जॉब से बेहतर नहीं है, चाहे वो कहीं भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में एसआई हो, स्टेट में एसआई हो, कहीं भी एसआई हो। भाई एसआई होता है, कांस्टेबल उसको सैल्यूट मारेगा जाके। ये सिंपल सी बात है। एक एसआई 20 साल में डिप्टी कमांडेंट बन जाएगा, अपनी पूरी जिंदगी में एटलीस्ट कम से कम डिप्टी कमांडेंट बनेगा वो। यहाँ पे कांस्टेबल को जिंदगी लग जाती है, उसके कंधे पे स्टार नहीं आते। 20 पूरी जिंदगी भर की कमाई होती है, उसको स्टार लाना उसके कंधे पे। तो ये मत बोलो कोई भी कांस्टेबल किसी भी एसआई से बेहतर है, नहीं है भाई। कांस्टेबल है, एसआई है। और लोग तुम तो बोलते रैंक होती है। हाँ, रैंक होती है, आज भी रैंक होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग का भाई, तुमने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई तुमने एसआई छोड़ दी? तो उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन थे सबके बनवाए, मैं सबके आंसर करता हूँ। तो भाई अब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है कितनी हार्ड ट्रेनिंग है सीआरपीएफ की। सुबह 4 बजे डेली उठ रहा हो, आप राइफल ला रहे हो, दुनिया भर का शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, रनिंग हो रही है 15-15 किलोमीटर की, 20-20 किलोमीटर की। अब मेरी पीओपी एकदम सामने, मेरे को सामने स्टार दिख रहे हैं। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही भाई, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ ये सब कुछ करना छोड़ने का, कि मैं कैसे छोड़ दूँ इस चीज़ को। अब मैं ये लड़के बोल रहे हैं तो मैं यार तुम तो रिस्क से डरते हो इसलिए तुमने ऐसा ही छोड़ दी। तो पहले बात तो देखो यार क्या है, मैं सुप्रीम कोर्ट से केस जीता, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और उसके बाद भी मैंने सोचा नहीं, मैंने सोची नहीं कि मेरे को छोड़ के जाना है। मेरी पीओपी सामने थी भाई, मेरे को स्टार्ट मेरे को भी दिख रहा है, मेरे को भी 7-8 महीने की मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से ट्रेनिंग करी भाई, इतनी मेहनत से सारी चीज़ें हुई हैं। इंसान अब सब अपने सैलरी आ रही है बढ़िया, 50,000 अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, 55,000 ग्रोथ सैलरी है, ट्रेनिंग के बाद में 80,000 सैलरी होने वाली है। 80,000 की नौकरी छोड़ के जा रहा हो तुम? हाँ, हिम्मत, मतलब ऐसे हर किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती भाई इतना बड़ा रिस्क लेने की। और वो भी तुम्हारे पास कोई रैंक नहीं है, अब तुम कांस्टेबल हो, कहाँ एसआई कहाँ कांस्टेबल। तो भाई ऐसी बात है कि सीआरपीएफ की नौकरी दुनिया की सबसे बेहतर नौकरी है, सबसे पैरामिलिट्री फोर्स है, टॉप पैरामिलिट्री फोर्सेज है, 3.5 लाख की फौज है, और पूरे ऑल इंडिया में सर्विस है। दुनिया भर की फैसिलिटीज सीआरपीएफ को मिलती है जहाँ जो लोग उसमें काम कर रहे हैं। अब मेरे जो रीज़न है उससे तुम किसी दूसरे के रीज़न कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे रीज़न बहुत सॉलिड थे, इसलिए मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ा है। अब सीआरपीएफ की नौकरी पैरामिलिट्री फोर्स की है, और 3.5 लाख लोग उसमें काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया जॉब है, ठीक है। अब मेरा रीज़न छोड़ने का सिंपल सा ये है कि भाई मेरे को 3 साल की सीनियरिटी मिल रही है, मतलब जो मेरे जब से टर्मिनेट हो तब से अभी तक की सीनियरिटी मिल रही है, मेरे को पूरा पैसा मिल रहा है, और वो पैसा होता है 10-12 लाख रुपए, और वो मैं इग्नोर नहीं कर सकता भाई। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 10-12 लाख रुपए छोड़ दूँ ऐसे ही, और मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मेरे को नहीं मिल रहा है कुछ। अब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरी दीदी यानी रिया दीदी का फ़ोन आता है मेरे पास, बोलती है यार सोलंकी अब महेंद्र अब क्या करना है, तुम क्या छोड़। मैंने बोला दीदी मेरा मन नहीं है, मेरी पीओपी होने वाली, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मेरी इतना पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई यहाँ पे, मैं नहीं छोड़ सकता है इसको। बोलने लगी यार अब तुम्हें ये जजमेंट में लिखा हुआ है कि तुम्हें सीनियरिटी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, अलाउंस इंटरेस्ट के साथ में पैसा मिल रहा है, तो ये मुश्किल हो जाएगा फिर।
तो ऊपर से फिर पापा से डिस्कस करा, पापा बोल रहे हैं भाई अब पैसे से कितना भाई कर्जे हो रखे हैं, कैसे छोड़ सकते हो ये सब चीज़ें, इतना पैसा मिल रहा है तुम्हें। तो ऊपर से फिर अम्मा से बात हुई है, इधर सीनियरिटी भी है, पैसा भी है, सैलरी भी। अब दिल्ली, अब CRPF SI में मेरे को सैलरी 50,000 मिल रही थी ट्रेनिंग में, और यहाँ पे भी मेरी ट्रेनिंग में 50,000 सैलरी है। 50,000 इसलिए है मेरी वो सीनियरिटी काउंट हुई है। कांस्टेबल की सैलरी वैसे 35,000 के आसपास है कुछ, लेकिन मुझे 50,000 इसलिए मिल रहा है कि मेरी सीनियरिटी काउंट हुई है, उस हिसाब से मेरी सैलरी मिल रही है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने बात करी भाई CRPF में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करी भाई, दिल्ली पुलिस में जो इंस्पेक्टर हैं, ऑफिसर हैं, उनसे बात करी, जो CRPF में इंस्पेक्टर है, SC है, DC है, उनसे बात करी, मेरे दोस्त यार हैं उनसे बात करी। तो यार उनने कहा यार देख भाई तेरे रीज़न थोड़े स्ट्रॉन्ग है, तेरे को सीनियरिटी मिल रही है, तेरे को पैसा मिल रहा है, अब भाई 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए कोई कैसे छोड़ सकता है, हाँ। तो भाई देख ले, तेरे अंदर इतना हिम्मत हो तो छोड़ दे भाई। अब भाई ऑनेस्टली भाई मैं देखो CRPF में मेरी कोई भी फ्रेश ज्वाइनिंग होगी तो मैं कोई ज्वाइन नहीं करूँगा अगर वो CRPF से अपर ग्रेड पे वो नहीं हुई तो। लेकिन कांस्टेबल के लिए कोई SI की नौकरी मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर मेरी बिल्कुल एकदम मेरे को ना कोई सीनियरिटी मिलती ना कोई पैसा मिलता, मैं नहीं छोड़ता भाई, सिंपल सी बात है, मैं नहीं छोड़ता। मेरे रीज़न ये थे, अब मैं इतना पैसा इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरी बात, मेरे सपने अभी पूरे नहीं हुए। मैं CRPF में था तब भी मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं कांस्टेबल में जब मैं 2022 में मेरी ट्रेनिंग पे गया था तब भी मैं पढ़ाई कर रहा था ट्रेनिंग के अंदर, मैं CRPF में तब भी पढ़ाई कर रहा था। और मैं अभी मैं भाई मेरे को ऐसा लगता है आप अपने एक्शन से चीज़ें बताओ, ना कि अपने शब्दों से, वो बेहतर रहता है इंसान के लिए। तो मुझे अभी आगे कुछ करना है, मेरे सपने थोड़े ऐसे ही हैं, ऊट पटांग सपने देख रखे हैं मैंने। और CRPF की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी सैलरी है उसकी, ऑल इंडिया आपकी जॉब है। और उसमें अब लड़के यार ये ऊट पटांग कमेंट कर रहे हैं, तुम डरपोक हो इसलिए तुम भाग के आ गए, तुम रिस्क से डरते हो। भाई क्या रिस्क है बताओ, मैं सब इंस्पेक्टर वहाँ पे, मेरे अंडर 12-15 कांस्टेबल काम कर रहा है, इंस्पेक्टर हेड ASI वो काम कर रहे हैं, हेड कांस्टेबल काम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर के साथ में मैं हूँ, ऐसी वैसी पूरी चेन बनी हुई है। क्या डर है मेरे को बताओ, इतने लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं, क्या डर है मेरे को, क्या क्या रिस्क है, हाँ भाई रिस्क कहाँ नहीं है, तुम ये बताओ। तुम सड़क पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तुम बिजली के रास्ते में जा रहे हैं, करंट लग गया, तुम किसी कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, बेसमेंट में पानी भर गया, तुम कहीं बैठे हो लैंडस्लाइड हो गई, तुम कहीं पिकनिक पे गए हो, बस एक्सीडेंट हो गया, तुम कहीं दूसरी जगह गए हो, किसी ने अटैक कर दिया, जम्मू कश्मीर घूमने का टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। भाई इंसान को मरना हो किसी भी तरीके से मर जाएगा यार, उसमें वो कुछ उसमें रिस्क मिस कुछ नहीं है, इंसान की लाइफ भी पूरी रिस्क है। इंसान मतलब सिंपल सी बात है यार, कुछ कभी इंसान को कुछ होना हो कहीं भी हो जाएगा, वो किसी भी कोने पे हो जाएगा, हाँ कहीं भी इंसान को कुछ भी हो सकता है भाई, उसमें तो ऐसा नहीं है, रिस्क हर जगह है। मैं तुम घर में बैठो वहाँ पे रिस्क नहीं है क्या? आज के टाइम पे साइलेंट अटैक में कितने लोगों का क्या हो रहा है, तुम उठा के देखो, ट्रांसपोर्ट के एक्सीडेंटल केस उठा के देखो तुम। तो भाई रिस्क हर जगह है लाइफ में, तुम घर में रहो, बाहर रहो, दुनिया में कहीं भी रहो, तो ऐसा नहीं है तुम उस चीज़ को सोच के भाग नहीं सकते उधर, ठीक है। तो भाई सारी नौकरी बढ़िया है, गर्व वाली बात है भाई, पैरामिलिट्री फोर्स में काम करना गर्व वाली बात है। तो मैं ये बिल्कुल ये बकवास सा क्वेश्चन है, इसको मैं इतना कंसिडर नहीं करता। ऊपर से फिर लोग बोलते हैं भाई तुम रिश्वत खाओगे, अरे यार क्या ये बकवास सा क्वेश्चन कर रहे हो तुम, हाँ भाई मेरे को पहली बात तो यार मेरे को आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं CRPF में काम करता, CRPF बहुत अच्छी नौकरी है, मैं उसके बिल्कुल यार CRPF मेरे को खाने को दे रही है, मेरे को पैसा दे रही है, मैं किसी जो चीज़ मेरे को खाने को दे रही है, जिसका मैं नमक खा रहा हूँ उसका मैं कुछ बोल ही नहीं सकता उसके बारे में। मैं जिस जॉब में काम कर रहा हूँ भाई मेरे लिए वो दुनिया की सबसे बेहतर नौकरी है। मैं चाहे मैं MTS की नौकरी करूँ तो मेरे लिए दुनिया की बेहतर नौकरी है। मैं CRPF में काम दुनिया की सबसे बेहतर नौकरी है मेरे लिए। मैं दिल्ली पुलिस में काम करूँ, दिल्ली पुलिस में दुनिया के लिए सबसे बेहतर नौकरी है। मैं इसके बाद दिल्ली पुलिस के बाद किसी और जॉब में जाऊँगा, मेरे लिए सबसे बेहतर नौकरी है। तो भाई जिस नौकरी में मैं काम कर रहा हूँ वो दुनिया की बेहतर नौकरी है, और वही समझ में उसके में काम करूँगा। CRPF बहुत अच्छी नौकरी थी, मेरे रीज़न स्ट्रॉन्ग थे भाई, मैं इतना पैसा इग्नोर नहीं कर सकता, 2 साल 3 साल की सीनियरिटी में इग्नोर नहीं कर 3 साल की सीनियरिटी इग्नोर नहीं कर सकता। मेरे को आगे अपना करियर देखना है, अभी मेरे को और भी आगे जानना है, पढ़ाई करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को यहाँ पे मिल रही है, तो मेरे को यार अब कहीं ना कहीं मेरे को डिसीजन लेना था। और मेरी फ्रेश ज्वाइनिंग होती, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर मेरी फ्रेश ज्वाइनिंग होती तो मैं बिल्कुल नहीं जाता भाई, मैं कोई नहीं जाता मैं बिल्कुल। लेकिन मेरे पास में इतना सब कुछ मेरे को सरकार दे रही है तो मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता।
ठीक है। और पहली बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से केस जीतना बहुत बड़ी बात है। और अब लड़के मेरे से पूछते भाई तुम जब केस तुम्हारी नौकरी लग रही तुम केस क्यों लड़ रहे थे? अरे भाई मेरे को मालूम था क्या कि मैं टर्मिनेट होगा, किसी जॉब से टर्मिनेट होगा तो मेरे को दूसरे डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग दे देगा। एक सरकारी नौकरी से मैं टर्मिनेट हो रहा हूँ, दूसरा सरकारी नौकरी वाला केस है। मेरे दिमाग में ये सारे जेन्युइन क्वेश्चन है कि भाई हो सकता है तो मैं नहीं ज्वाइनिंग देता दूसरा डिपार्टमेंट, फिर क्या करते? और जब तुम हाई कोर्ट से केस जीत गए, जब तुम्हारे फेवर में सारी चीज़ें हैं, तो तुम सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? और फिर जब तक मेरी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी, जब तक मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, उससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर दिया था, तो जाना बनता भी था हमारा। और उसके बाद यार मेरे को थोड़े अपने और भी ड्रीम है जो मेरे को करने हैं। मेरे को मेरा एनजीओ है सक्षम शहरी, आपने जानते हो, उसके साथ मैं काम करता हूँ। तो उसमें हम लोगों के बहुत सारे काम होते हैं, प्लांटेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गई, वुमेन हेल्थ हो गई, एम्पावरमेंट हो गया, इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो मेरे को यार यहाँ पे थोड़ा इजी टू एक्सेस था, मेरा दिल्ली भोपाल की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो आना जाना घर पे हो जाता है। उसके बाद मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, अपने गांव के बच्चों को निकालना है। इस बार मैंने 2-3 बच्चों को गाइड करा, उनमें से एक ने एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। अब गांव के लड़के का घर में बैठ के एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है भाई। अगर कोई गाँव में रह के तैयारी कर रहा है तो वो चीज़ समझ सकता है कितनी सारी भसड़ रहती है गाँव के अंदर। एक तो एटमॉस्फेयर नहीं होता, ऊपर से दुनिया भर के टॉर्चर होते हैं। तो अगर वहाँ पे गाँव का लड़का कोई एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है गाँव के अंदर रह के, बहुत बड़ी बात होती है वो। ऊपर से फिर मेरे को प्लांटेशन ड्राइव, मेरे को पेड़ पौधों का बहुत शौक है, मैं हर साल पेड़ लगाता हूँ। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें आगे बहुत आगे लेके जानी है। मुझे एडिशनल कोई मेरे भाई के साथ बिजनेस भी करना है। ऊपर से फिर मेरे को फिटनेस में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को जिम करना रेगुलरली। उसके अलावा मेरे और भी रोडीज वगैरह में थोड़े बहुत छोटे मोटे सपने हैं, इनको देखना है। एक थोड़ा स्टेबल लाइफ, स्टेबिलिटी चाहिए थी मुझे एक जगह पे। उसके अलावा यूट्यूब को भी अब मेरा मन तो हो रहा था कि मैं सीआरपीएफ छोड़ रहा हूँ तो यूट्यूब बंद कर दूँ। भाई मेरी बस की बात नहीं है इतने लोगों का झेलना, इतने लोगों को जवाब देना। मेरा बिल्कुल मन नहीं था यूट्यूब पर रहने का। लेकिन अब यूट्यूब पे यार कोई बहुत बड़ा काम है नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका ख़राब होता है चलाने में। आपको 8-10 मिनट में वीडियो रिकॉर्ड करो, थंबनेल कोई दूसरा बनाई देता है, डाल दो, ख़त्म है भाई। आपको मेरे जैसे जो लोग जो परेशानी मैंने फेस करी है वो किसी और को ना हो आगे से। इतने केस आज के टाइम पे कमेंट में भरे रहते हैं केस के बारे में, लड़के इतने परेशान होते हैं, तो भाई वो मेरे से अपना दुख शेयर करते हैं। तो उनको एक कॉन्फिडेंट है कि भाई चलो भाई के ऊपर केस था, भाई कोर्ट जीता, सुप्रीम कोर्ट से केस जीता, भाई की डबल से नौकरी लग गई, टर्मिनेशन के बाद में नौकरी लग गई, डबल से नौकरी में आ गया। तो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहता है। भाई आज के टाइम में भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी में लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है सरकारी नौकरी, और उनके ऊपर एफआईआर हो जाए तो उनके भसड़ इतनी ज़्यादा रहती माइंड में, बता नहीं सकते आप। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो एक बहुत था है। उसके बाद ये सारे रीज़न थे यार मेरे। और भाई सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैं अपना इतना पैसा इग्नोर नहीं कर सकता, और मेरे को आगे पढ़ाई करनी है यार। मैं पहली बात तो मैं कांस्टेबल जब मैंने ज्वाइन करा तभी मेरे मेंटली मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कांस्टेबल, मेरे को यार ओबियसली मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कि यार सब इंस्पेक्टर हो आप, ये सब चीज़ें। तो पहली बात भाई कोई भी नौकरी बेकार नहीं है। अगर मैं कांस्टेबल हूँ तो मैं दुनिया का सबसे बेहतर कांस्टेबल हूँ, मैं एसआई हूँ तो मैं दुनिया का सबसे बेहतर एसआई हूँ, मैं जो भी हूँ मैं दुनिया का सबसे बेहतर काम कर रहा हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ मैं। और मैं जिस जॉब में हूँ वो दुनिया की सबसे बेहतर नौकरी है। मैं जिस घर में रहता हूँ वो दुनिया का सबसे खूबसूरत घर है। मैं जिस गांव में रहता हूँ वो दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव है। मैं जिस देश में रहता हूँ वो दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। तो मैं ये मान के चलता हूँ। तो और कुछ भी चीज़ भाई बुरा नहीं होता है। एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लोगों को रोजगार दे रही है, वहाँ पे भी लाखों लोग काम कर रहे हैं। सीआरपीएफ भी लोगों को रोजगार दे रही है, वहाँ पे भी लाखों लोग काम कर रहे हैं। एक गर्व की बात है भाई सरकारी नौकरी अगर तुम्हें मिलती है तो तुम्हारी पूरी फैमिली स्टेबल रहती है। नहीं तो भाई प्राइवेट में आप देख रहे हो 20-20 हज़ार में लोगों को कितना काम करवाते हैं। अगर मेरे पे कोई नौकरी नहीं होती भाई मैं सीआरपीएफ में कांस्टेबल बनने के लिए भी तैयार था भाई। टर्मिनेशन के बाद में मेरे को नौकरी चाहिए थी भाई, मेरे को पैसा चाहिए। और इंसान के पास जवानी में सबसे बेकार चीज़ ये कि अगर पैसा इंसान के पास नौकरी नहीं होती, इसका अलग ही मेंटल फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है भाई। अगर मैं दिल्ली पुलिस से टर्मिनेट होने के बाद मैं सीआरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए तैयार था भाई, और मैं केस चलता बकायदा वहाँ पे जॉब कर रहा होता, अच्छे से खुशी जॉब कर रहा होता मैं। तो ऐसा ही तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी भाई। और बाकी यार अभी तो यही इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये मेरा जर्नी अभी एकदम बिल्कुल अभी मेरी ज़िंदगी का 2-3% है। अभी मेरे को बहुत कुछ करना है। अब मैं वही है कि आप कहने से अच्छा ही करके दिखाओ तो वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बाकी ये एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा मैं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।
सो भाई अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करना है। अब बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ वही बात होती है। तो ना थके हैं कदम, ना हिम्मत हमने हारी है, जंग के मैदान में उतरे हैं, जंग अभी जारी है, जंग अभी जारी है। और वही है कि लाख आंधी चले, लाख पतझड़ खेलें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जिनको जो करना है वो लाइफ में कर लेगा। भगवान इंसान को अपनी मेहनत के हिसाब से चीज़ें देती है। जो इंसान जितनी मेहनत करता है भगवान उसको उतना देता है। अंबानी ने जितनी मेहनत करी थी इसलिए वो अंबानी है। किसी और कोई आईएएस बना है तो उसने आईएएस की मेहनत करी है, कोई कांस्टेबल बना है तो उसने कांस्टेबल की मेहनत करी है, कोई इंस्पेक्टर बना है तो उसने इंस्पेक्टर की मेहनत करी है। तो इंसान जो मेहनत करता है भगवान उसको दे देता है। शिद्दत से मेहनत करो। बाकी एक शाहरुख खान साहब का बहुत अच्छा डायलॉग है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो भाई यही बोलूँगा, ये अभी मेरे ज़िंदगी का अभी कोई आखिरी, ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेरी ज़िंदगी की पहली नौकरी थी, ना आखिरी नौकरी है, ठीक है। और तो अभी तो बहुत कुछ आगे करना है। तो यही सब चीज़ें सोच समझ के इंसान ने डिसीजन लिया है। बाकी अब ये किसी को अच्छा भी लग सकता है भाई। अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी तुम 12 लाख रुपए से ठुकरा दो तो भाई बताना मुझे। और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी तुम 3 साल की सीनियरिटी ठुकरा दो तो भाई बिल्कुल कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी सीआरपीएफ बहुत अच्छी नौकरी है, वर्सेटाइल नौकरी है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर है उसमें, रैंक होती है। मैं डबल से बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये पर्सनल एक्सपीरियंस करा है मैंने। और जो छोड़ के आऊँ मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुख है। मैं तो ये सोच के चल रहा था कि 5 साल तक मेरा केस चलना है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दी केस खत्म होना नहीं है। लाइफ में जो करना हो भाई अगला इंसान 3-4 साल में कर लेगा जो भी करना है ना। तो मैं तो ये चीज़ सोच के बैठ गया था। मैं एक्सेप्ट कर चुका था पूरी तरीके से सीआरपीएफ को, लेकिन मजबूरी में डिसीजन लेना पड़ा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ इस चीज़ से। और मेरे को पर्सनली बहुत लो फील हो रहा है अभी भी, क्योंकि भाई मेरे कंधे से बहुत मतलब मेरे को चाहिए भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए मेरे को, उसके बिना मैं रह भी नहीं सकता। सो अब भाई इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, और ये फालतू के कमेंट अब मेरे को लगता है लोग करना बंद कर देंगे। बाकी मेरा रीज़न ये था, इसके अलावा भाई इसके अलावा कुछ और रीज़न नहीं था। तो बस यही कहना चाहूँगा। बाकी सेनानी करो प्रेरण अभय सारा आकाश तुम्हारा है, ये नए दमन के बुझते हैं, भाभी इतिहास तुम्हारा है, भाभी इतिहास तुम्हारा है। तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा किसी को कुछ रहेगा कि बोलने का तो अब ना ही बोले तो बेहतर है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।